गुजरात के कई राज्य अपनी कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं और यही है वो कपास जो गुजरात के सारे टेक्सटाइल के जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जाकर इसके कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जो किसान ये कपास उगाते हैं उनकी क्या स्थिति है गुजरात में, और तमाम वायदों के बाद भी क्या गुजरात का किसान खुश है इस सरकार से, और क्या मांगे उनकी हैं, क्या अभी भी पूरा नहीं किया गया, किस तरीके से यहाँ पर किसान को दिक्कतें हैं कोई, ये जानने के लिए हम आज तनकारा डिस्ट्रिक्ट में हैं जो मोरबी के पास पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पास तमाम किसान भाई हैं जो लगातार दिन में और हर रोज खेती में काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं आपसे, रमेश भाई, हमें बताइए कि जो कपास का किसान है वो किस तरीके से इस वक्त देख रहा है सरकार की नीतियां, चाहे वो फसल बीमा योजना हो या किसान कल्याण निधि हो, किस तरीके से सोचता है कि क्या सरकार की तरफ गुस्सा कम हुआ है किसानों का पिछली बार से? नहीं, ऐसे तो किसी भी तरह का किसी से कोई गुस्सा कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी आफत है किसान पर है। 6-7 महीने का ये जो पाक है तो उसमें कई दिक्कतें आती है, दवाई है, उर्वरक है और बिजली है। 8 घंटे में 8 से 12 बार बिजली की कटौती आती है। तब 3-4 किलोमीटर का जो पाइपलाइन है वो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होगी। ना शहर में बिजली कटती है, ना इंडस्ट्रीज में बिजली कटती है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजली कटती है। लेकिन ये हकीकत है, सरकार बड़ी बड़ी फेंकती है कि हम बिजली सरप्लस दे रहे हैं, लेकिन 8 घंटे में 10-12 बार बिजली कटती है। इतने लंबे अरसे के मेहनत के बाद कभी इसमें कोई ऐसा रोग भी आ जाता है और कभी भाव भी बहुत कम रहता है। तो कभी अति बारिश, तो ये है अभी कमोसमी बारिश अगर हुआ, जिसको मावठा बोलते हैं, तो ये माल बिगड़ जाएगा, नहीं भाव आएगा, नहीं हाथ में आएगा। अच्छी बात है, भगवान की मेहरबानी से इस साल दिवाली के आसपास बारिश नहीं हुई। थोड़ी सी भी हो जाती है तो किसी काम की तो नहीं रहती है, लेकिन नुकसान ज्यादा जाता है। तो उसके हिसाब से वो रिस्क को कवरने के लिए इंश्योरेंस कंपनी थी, वो सब खारिज हो गई है पिछले 2 साल से। 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन उसकी कुछ जो अड़चने थी, उसकी जो कुछ दिक्कतें थी, तो 2 साल से वो सब खारिज हो गई है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना उसने उसके अवेजी में लॉन्च की, लेकिन उसमें भी इतनी दिक्कतें थी, इतनी कुछ अनबैलेंस था कि उसका भी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। और किसान तो अपनी अभी भी वही हालात में है। 2 साल से जो कुछ प्राइस मिल रहा है वो क्राइसिस का प्राइस है कि जब कम मिलती है, प्रोडक्ट कम होती है तो भाव बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, अति बारिश होने से, ज्यादा रेनफ्लो होने से बिगड़ जाता है क्रॉप, तो उसके हिसाब से थोड़ा भाव ज्यादा हो जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं निकला है। तो इसके पीछे की जो ठंड की रुत की क्रॉप है, गेहूं है, चना है, वो इसमें लगा नहीं सकते। इससे ये एक से हमें संतोष मानना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के बाद 15 दिन में अगर ये निकल जाता तो पिछला माल अच्छी तरह से उसे बोया जा सकता था, गेहूं है, चना है। लेकिन जब 2 महीना चला जाता है दिवाली के बाद, तो फिर ये निकाल के इसके अवेजी में अगर कुछ भी बोए तो उतना अच्छा नहीं होता। ठंड की रुत है, उसकी सीजन है, वो डाउन हो जाती है, मतलब लेट हो जाता है। आप भी बताइए कि सरकार ने आपको किस तरीके से कोई मदद दी है जब आप ये कपास बेचने जाते हैं, तो क्या भाव का कपास आप बेचते हैं? गुजराती में बोल सकते हैं जी। आप बताइए कि कपास का कितना भाव में आप बेचते हैं? कपास का आपको मूल दाम मिलता है? 1500 रुपया और 1200 तक जाता है, 1800 रुपया जाता है, वो भाव कम मिलता है। अभी इसका दवा का खर्चा, खत का खर्चा, वो गड़ी का खर्चा बहुत महंगा हो गया। अभी देखो ये 10-15 मन निकलेगा 1 बीघे में, तो हमारे गड़ी का खर्चा, वो खत का, दवाई का, जीएसटी तो हम किसान लोग भरते हैं। तो सरकार बोलती है हम जीएसटी उद्योगपति के पास, किसान भी नाश करते हैं दवा, तो नाश तो हमने ही जीएसटी भरा, खत भी हमने नाश किया, तो जीएसटी तो हमने किसान लोगों ने ही भरा ने। अब क्या बोल रहे हैं, किसान को ही भरना पड़ता है जीएसटी। इसमें जो फर्टिलाइजर डाला जाता है, जो यूरिया यूज होता है, क्या वो आपको सही दामों पर मिल रहा है? नहीं, सही दाम नहीं, ज्यादा दाम है। हर साल बढ़ा देते हैं। वो बोलते हैं खत का भाव अभी 300 रुपये बढ़ गए इस साल, वो एनपी में 450 रुपये बढ़ गया। अभी डीएपी का 350 रुपया बढ़ गया। 1000 था, अभी 1350 हो गया। वो 900 रुपये में 20 खाता था, वो 900 रुपया था, अभी उसका 1300 रुपया हो गया। 1 साल में 300 रुपया बढ़ गया। आपको फर्टिलाइजर में सब्सिडी नहीं मिल रही सरकार? सब्सिडी नहीं मिलती किसी को, ये पूरा ही भाव दाम देना पड़ता है। कोई
सब्सिडी नहीं है। सरकार कहती है ना कि हम 270 रुपए का एक बैग दे रहे वो हैं। यूरिया देते वो कम खाद आता है ना, 5 किलो कम खाद कर दिया। वो तो बराबर है, वो कम कर दिया, वो तो खाद कम कर दिया ना 5 किलो। अब क्या मिलेगा किसान को? तो जो भाव पूरा मिलता नहीं। ये साल बारिश कम है इसलिए गेहूं नहीं है पकेगा, इसलिए गेहूं का भाव है न कि 350 रुपया गेहूं का जाता है। तो हमारे किसान के साथ क्या मिलेगा? तो और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए, आप कपास की खेती करते हैं, आप लोगों के किसानों के क्या मुद्दे हैं? क्या खेती तो करते हैं। हाँ, हाँ, भाव कम मिलता है। हाँ, भाव तो मिलता नहीं है। हाँ। फिर फिर तो क्या? आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या इस बार चुनाव है यहाँ पर, कैसे देखते हैं बीजेपी के तमाम वादे जो हैं किसानों को लेकर? किसान तो चलते हैं, पर वो मोदी के भाव तो देता नहीं है। कुछ देता नहीं भाव। नहीं देता है। नहीं, जो बात मगफली होती ना है, 1300 होता है तो गैस हो गया। अच्छा, अच्छा। तो जब बात होती है एमएसपी की, जब बात होती है कि मूल दाम जो यहाँ पर कपास के ही नहीं, जो मूंगफली भी उगाते हैं, चना गेहूं वगैरह उगाते हैं, तो उसका मूल दाम मिलता है आपको? देखिए, एमएसपी जो है स्वामीनाथन कमेटी ने जो तय किया था कि उसकी जो लागत है उससे 50% अप करके उसको किसान को देना है। जैसे कि 1000 रुपये में अगर माल बनता है तो 1500 देना है, 500 ही उसका मुनाफा हुआ ना, 1000 तो उसका खर्चा हुआ, बरोबर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 30 साल के शासन के बाद जब एमएसपी पर टिकना पड़ता है तो ये उसकी बेवकूफी है या तो उसकी कुछ ऐसी बेदरकारी है कि अभी भी लोगों को मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं बना सके कि लोगों को एमएसपी पर टिकना पड़ता है। और दूसरी बात, जब भी एमएसपी पर खरीदने की नौबत आती है ना, तो पूरे मार्केट में से या तो पूरे किसान के जो प्रोडक्शन है उनमें से 6 से 8% माल ही एमएसपी पर खरीदते हैं। उसकी सिस्टम इतनी वीक है कि लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ओपन मार्केट में बेच देते हैं। उसको खरीदना ही नहीं है। इसीलिए इसलिए मंद गति से, धीमी गति से चलता है, पेमेंट लेट आता है, उसके जो भी प्रोसेस होती है बहुत लंबी चलती है, तो किसान को भरोसा नहीं बैठता है, इसलिए बाहर बेच देते हैं। जब भी खरीदते हैं ना तब भी 6 से 8% किसान का माल खरीदते हैं। लेकिन 2 साल से मूंगफली में और कपास में एमएसपी पर खरीदने की नौबत नहीं आई, क्योंकि थोड़ा मार्केट में प्राइस एमएसपी से 100 रुपया ज्यादा है। अगले साल चना में खरीदने की नौबत आई थी, क्योंकि चना ज्यादा बोया गया था और उसका भाव कम मिल रहा था, तो चने में लोगों ने एमएसपी पर माल बेचा था। लेकिन एमएसपी पर बेचना पड़े ना, ये किसान की मजदूरी है और सरकार की इकोनॉमिकल और मार्केट सिस्टम जो है वो वीक माना जाता है। वरना मार्केट में ऐसी सिस्टम डेवलप की जाए कि लोगों को एमएसपी पर टिकना या तो उस पर भरोसा रखना या तो उसमें बेचने की नौबत ही क्यों आए। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कपास कितना ज्यादा योगदान देता है गुजरात के किसानों को, गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, और गुजरात की इकोनॉमी में कपास का कितना बड़ा योगदान है? पर्टिकुलर कपास जो है वो जीडीपी में कितना है वो तो मैं परसेंटेज नहीं कह सकता, लेकिन अभी पूरी जीडीपी में किसान की आमदनी जो है, किसान के प्रोडक्ट है उसका 14% या 15% हिस्सा है, वो बहुत कम है। हम भी मानते हैं सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में, डेवलपमेंट में और सर्विस सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन उसके बावजूद खाली 14-15% जीडीपी में किसान की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी 60-65% वो रोजगारी देता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तादाद वाला बस्ती वाला देश है, तो उसके लिए रोजगारी बहुत अहम चीज है। आप टेक्नोलॉजी या तो छोटी बड़ी चीजें बाहर से ला सकते हैं, लेकिन अनाज लाना बड़ी मुश्किल बात है। तो ये रोजगारी ज्यादा देता है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब ये बीटी कॉटन 20 साल पहले मार्केट में आया ना, तब उसमें रोग कम था, आसानी से ये बनता था और ज्यादा प्रोडक्शन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो पावर थी, उसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति थी, वो सब कम हो गई और प्रोडक्शन भी कम हो गया। उसके अंदर अटैक भी आया, कुछ ऐसे रोग का, कुछ ऐसे जैसे हवामान की भी उस पर असर हो गई। लेकिन शुरू में ये बहुत देता था। गुजरात का किसान कपास की वजह से थोड़ा मजबूत हुआ है, हम मानते हैं। किसान कॉटन की वजह से हम 2 पैसे कमा सके हैं, लेकिन वो शुरू का कपास था। जब 95 से लेकर 2004 तक जो कॉटन था, उसकी जो बीज थी, उसकी सीड्स थी, उसके अंदर पावर था। वो बीटी आया तब से, लेकिन अभी उसकी पावर भी कम हो गई है और भाव भी थोड़ा मार्केट में स्टेबल हो गया है, तो उसके हिसाब से थोड़ी नुकसानी जा रही है। सबसे बड़ी नुकसान ये है कि ये जो है ना वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। कभी एक बीघे में 10 मन, 5 मन, 18 मन, 20 मन, बस 20 मन से तो कोई नहीं बढ़ता, लेकिन 10-12 मन का 20 किलो पर मन, मतलब 5 मन पर क्विंटल,
तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रहता, इसीलिए भाव की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो किसानी खेती करते हैं आप लोग, तो किस तरीके का आप लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा अगर हो, आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको मिलती है? यहाँ पर मूल दाम मिलता है? मेरे को कहना यही बात है, मान लो जब मोदी की सरकार नहीं थी तब पहले सीसीआई भी नहीं था, सीसीआई भी नहीं था ना, तो क्या बात है, तो तब भी इनसे ज्यादा पैसा मिलता था, अब सीसीआई तो भी कम मिल रहा है, तो खेडूत का तो नुकसान ही है ना। सीसीआई होने के बाद भी कपास किसान का नुकसान हो रहा हाँ तो हो ही रहा है ना, सीसीआई नहीं था तो भी हमको इनसे ज्यादा दाम मिल रहा था, तब सस्ताई भी थी। अब महंगाई आगे बढ़ रही है, सीसीआई है फिर भी भाव कम मिल रहा है, बराबर है ना वो तो बात। और तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको कितना ज्यादा भाव मिलना चाहिए? सरकार कहती है कि हमने एमएसपी लगाया है, अभी घोषणा पत्र में सरकार कह रही है कि हमने 10,000 करोड़ और डालेंगे निवेश में, जो खेडूत किसान है उसके लिए। नहीं 10,000 करोड़ की बात आप साइड में रहे, तो सरकार ने अब आजकल दिल्ली में वो बना के तैयार हो गया, 240 एकड़ में उसका खुद का मोदी का बंगला हुआ है 30,000 करोड़ के खर्चे से। 2018 से काम शुरू है, अब 2022 में पूरा भी हो गया, तो वहाँ पे वो उनका कर रहे, खेडूत का क्या सोच रहे हो? अपना तो ये उसको तो बारिश हो ना हो उसको क्या फर्क पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला सिर्फ किसान को ही है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि बारिश होगी यहाँ पर तो आपको जो पीएम फसल बीमा योजना का जो ऑल्टरनेट यहाँ पर गुजरात में निकाला गया उसके तहत भी आप लोगों को नहीं मिले? चुनाव आ रहा है मैम, चुनाव आ रहा है ना, चुनाव चला गया बाद में कोई नहीं दिखेगा, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम है। आप बताओ कि फिर किसान चुनाव में किस तरफ वोट देना चाह रहा है? वो किसान चुनाव मान लो अनामत में देगा या कांग्रेस में देगा, बाकी उसका मशीन में सेटिंग हो जाएगा भाजपा में ही। अच्छा, वो गारंटी। फिर भी मशीन में सेटिंग हो जाए? हाँ फिर भी हो ही रहा है ना अभी। पर कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि आपका मत कहाँ जा रहा है। कांग्रेस को जा रहा है, आम आदमी पार्टी को जा रहा है? जाएगा भाजपा को ही, गारंटी 100%। आप भाजपा को वोट देंगे या नहीं? है आप भाजपा को देंगे, किसको वोट देंगे? वोट ही नहीं करना, क्योंकि देना है तो वो जीतेगा, जितना होगा कम करें, हम ही वोट देने ही नहीं जाएंगे। वोट ही नहीं करेंगे? हाँ बराबर है, क्यों वोट करके वो सरकार ही आएगी। अच्छा, आप हाँ ऐसा आप मानते हैं? आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, मशीन जो है वो इंसान ने बनाई है। पर यहाँ से तो कांग्रेस जीती है रमेश भाई। हमारी सीट से कांग्रेस जीती है। अगले 5 साल पहले कांग्रेस, क्या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी क्या तब? हाँ 100% थी भी ना। गड़बड़ थी, हाँ कांग्रेस कैसे जीत गई? ये कांग्रेस तो उसका तो मान लो जितना भाजपा का गया है वो सब आधा तो उसमें से कांग्रेस का भी खींच लिया, उसका नहीं है भाई। तो ये क्या लॉजिक है? नहीं देखिए, ये किसी के पास प्रूफ नहीं है कि मशीन में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर करना चाहे तो हो सकता है। ये बनाई है तो हमने, है ना, इंसान ने जो चीज बनाई है उसका तोड़ भी इंसान के पास रहता है ना। जब अपने सर पर पानी आ जाता है तो उसको पता है कि इसमें से तैर के कैसे निकलना है। सही बात है। अगले साल 99 सीटें आई थी, पिछले 4 चुनाव से भाजपा की सीटें बढ़ते कम होती गई, लेकिन फिर भी तोड़ मोड़ के विपक्ष के एमएलए को तोड़ के उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली। अगर मशीन से नहीं बनती है तो पैसों से एमएलए को खरीद के बना ली, लेकिन वो तो एमएलए की गलती है ना। जो कांग्रेस के एमएलए भ्रष्टाचार के चक्कर में अपनी सीट तोड़ के क्यों चले जाते हैं, लालच में क्यों आ जाते हैं? उसको पता है कि जनता जो है ना उसके अंदर अवेयरनेस भी नहीं है और उसके अंदर कोई ऐसी जागरूकता नहीं है, उसके अंदर ऐसी कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। जनता नहीं जागी इसलिए करते तो आप लोग ज्यादातर यहाँ पर पाटीदार समाज के लोग हैं, इस बार क्या पाटीदार भाजपा के साथ हैं? नहीं, इस बार ज्यादातर लोग भाजपा के खिलाफ है। नहीं, उसके से मत नहीं देगा भाजपा को, नहीं कांग्रेस को देगा। हाँ हाँ, अभी एक डैम भी नहीं बनाया, बोलता हमने डैम बनाया, पूरा गुजरात में डैम कांग्रेस सरकार ने बनाया है। मोदी ने एक भी डैम नहीं बनाया है। 115 डैम बनाता है। मोहन भाई गांधीनगर में गया था 2011 में, मोहन भाई एम बोला था 115 डैम बना है गुजरात में, हजी एक डैम नहीं बनाता है। बराबर सत्यावाली में हूँ गया तो मारा बापा इन गया सत्यावाली में, जो मोटा भाई था, पूछो 115 डैम बनाता है, मोहन भाई खुद बोला था। अभी कुछ नहीं बना, वो कांग्रेस सरकार का है। अभी वो बनाते और छोटा छोटा डैम वो भी टूट जाता है। वो कह रहे हैं नर्मदा का पानी हम लोगों ने बनाया। कहाँ पूरा गुजरात में देते हैं? यहाँ आता है नर्मदा? नहीं, नर्मदा का इधर पानी नहीं आता है। नहीं, हम तो नदी के नाले से पानी लाते हैं। आजी नदी से लेते हैं? नहीं, निहारी नदी आती है, निहारी नदी से। वो पाइपलाइन डाल के आता है पानी। तो इस बारी आप कह रहे हैं कि पाटीदार समाज जो है, किसान
जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट के आसपास जहां हम हैं वो भाजपा को वोट नहीं देगा? नहीं, सही बात है। जो शहर के वोटर है वो उसके पास कमिटेड है, लेकिन वो गांव में जो वाला दिक्कत नहीं देगा, है किसान लोग वो नहीं देगा। गांव की जो दिक्कत है, गांव के लिए ये जो चाहिए वो नहीं कर सकते, इसलिए गांव वाले बरसों से नाराज है और दिन प्रतिदिन उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसको ये भी पता है कि शहर वाले जो है, ज्यादातर लोग शहर में बसते हैं, उसको किसानी से, बारिश से, खेती से इतना ताल्लुक नहीं है, तो वो शहर के वोटर को पकड़ के रखा है और गांव वाले ऐसा वैसे एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में, तीसरे पक्ष में अपनी आस लगा के ढूंढते रहते हैं। और रही बात पानी की, हमारे यहाँ नर्मदा का पानी जो है ना वो पंपिंग से आता है, सीधा नेचुरल फ्लो से नहीं आता है। जब तक नेचुरल फ्लो से नहीं आता ना, वो किसानी में पानी कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन नहीं है हमारा, खुला पानी छोड़ते हैं ना तो ज्यादा पानी चाहिए। नर्मदा का पानी यहाँ नेचुरल फ्लो से नहीं आता, तो वो पीने के सिवा काम नहीं आता। नेचुरल फ्लो से हमारे सौराष्ट्र में कल्पसर योजना आ सकती है, जो गुजरात से, दक्षिण गुजरात से भावनगर तक का जो लिंक है। लेकिन पिछले 52 साल से कल्पसर के गीत गाए जा रहे हैं। हम भी पिछले 4 साल से कल्पसर के लिए लड़ रहे हैं कि बहुत आसानी से हो सकती है, बहुत कम लागत में हो सकती है। कुछ उद्योगपति भी चंदा दे के उसको बनाना चाहते हैं। पूरे सौराष्ट्र को नेचुरल फ्लो से पानी मिल सकता है, लेकिन एक बार भी उसने कल्पसर की बात नहीं की, कल्पसर के लिए कुछ नहीं किया। मैं खुद देख रहा हूं, मैं खुद नारायण काणे करके जो एक हमारे बड़ौदा के अंदर है, उसने बहुत लड़त चलाई थी, लेकिन सरकार ने कल्पसर के बारे में कुछ भी नहीं किया। अभी जो ये मैनिफेस्टो है सरकार का, ये मैनिफेस्टो जो आया है, उसमें भी सरकार ने कल्पसर के बारे में कुछ नहीं कहा है, पानी के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसमें कल्पसर योजना साकार होगी तो पूरे सौराष्ट्र के 11 तहसील है, 11 तहसील की 2.5 करोड़ की बस्ती है, 65% लोग किसान जो है गांव पर या खेती पर निर्भर है। लेकिन 1 रुपये की बात इसमें महंगाई की नहीं हुई है, 1 रुपये की बात कल्पसर योजना के लिए नहीं हुई है। नर्मदा योजना 75 ईयर से अभी भी 100% तक पहुंची नहीं है। कल्पसर के सिवा सौराष्ट्र के किसान को पानी सस्ता और मुक्त मिल ही नहीं सकता है, लेकिन ये सरकार कल्पसर के बारे में कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है। मुद्दों को निपटाना या मुद्दों को तमाम का काम करना नहीं चाहते। मुद्दा जीवित रहेगा तो कुछ चुनाव में बोलेंगे ना, मुद्दा जिंदा ही रखती है खाली। रमेश भाई, इन मुद्दों को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई है मैदान में। आप लोग युवा वोटर क्या सोचता है आम आदमी पार्टी के बारे आम आदमी को पार्टी को वोट तो मिलेगा ही। में? मिलेगा? हाँ, कहाँ से मिलेगा? हाँ, सीटें ये नहीं मिलती, लेकिन वोट शेयर मिलेगा। सीटें नहीं मिल सकती, सीटें कम मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वोट शेयर जो है उसका, उसके हिसाब से उसका हौसला भी बढ़ेगा और लोगों को भी आस लगेगी कि चलो भाई 20% वोट मिला, सीट चाहे 2, 4, 25, 50 जो भी मिले, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से ये तो गिनती कर सकते हैं ना कि लोगों को इतना सरकार के खिलाफ आक्रोश है, 20% मिला या इतना मिला, जितना भी मिला। लेकिन उसके पास अभी इतना बैकग्राउंड नहीं है, नेटवर्क नहीं है लोगों के बीच का, नहीं है, पैसा पार्टी पावर है। भी नहीं है, तो थोड़ा तकलीफ रहती है। आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मान लो मोदी सरकार राजकोट में आती है, उसके पीछे कितना खर्चा होता है? कितना होता है? कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा। तो वो खर्चा जाता कहाँ पे है? लास्ट में तो खेडूत पर ही आएगा। पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का बढ़ा, बाद में जो गैस, तो ये सीएनजी गैस है, वो तो कुदरती गैस, तो उसका दाम भी अभी 80 रुपये क्यों चल रहा है? उसमें तो कोई रिफाइनरी, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप आम आदमी पार्टी को विकल्प देखते हैं इस चक्कर में? आम आदमी का चलो इस बार देख लिया, मौका देके, जैसा ही बोल रहे ना सब, एक देखो एक मौका आम आदमी को, वो भी ऐसी निकली तो क्या करेंगे? तो किसको देंगे वोट? नुकसान का तो हर तरफ से खेडूत का ही है, आप देख लो। वोट किसको देंगे? है वोट तो मैंने पहले ही बोला, अभी बोलो, मैं करने वाला ही नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल, क्या बात है। हार्दिक पटेल बहुत बड़े पाटीदार लीडर हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। नहीं, उसको मत जोड़िए मेरे साथ। वो कहाँ खेती करने गया है? वो तो पहले से मालूम था, बीजेपी का आदमी है। अच्छा, मालूम ही था ना सबको। हम सब इसके साथ गए, जो शहीद हुआ उसका तो कुछ पता नहीं उसके पीछे। अभी वो 40-40 लाख की गाड़ी में ऐसा वहाँ घूम रहा है। कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, हमारे साथ एक और हार्दिक पटेल है, लेकिन वो कह रहे हैं हमको उनसे मत जोड़िए। और लगातार यहाँ पर कॉटन यानी कि कपास के किसानों से बात कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दे, और इनका सीधा यही कहना है कि भाजपा को मुद्दे बनाना पसंद है। किसानों के जो मुद्दे हैं अक्सर वो बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं जब हम चुनाव कवर करते हैं, लेकिन आखिरकार खेती किसानी
सौराष्ट्र की बात करें तो खेती किसानी यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है, रोजगार देती है खेती किसानी। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यहाँ पर कपास से कपड़े बनते हैं और बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का यहाँ पर जो बिजनेस है सौराष्ट्र में, सूरत में ये कपास से ही बनता है। लेकिन किसानों के लिए क्या फायदा सरकार कर रही है, क्योंकि किसानों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है वो अभी भी दिखाई देता है। और क्या यही गुस्सा और जो आंदोलन पाटीदारों ने किया था, क्या उसकी यादें अभी भी इनके जहन में इतनी तीव्र हैं कि इनको इस चुनाव में भी धक्का लग सकता है या नहीं, ये तो कपास के किसान ही बताएंगे। और किस तरीके से वोटिंग होगी इस बार भी ये भी देखना होगा। लेकिन किसानों के मुद्दों पर यहाँ पर काफी गुस्सा हमें दिखाई दिया है। तनकारा क्षेत्र से प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, आज तक।